तो आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ वो है हाउ मेनी आवर्स डू यू मेडिटेट डेली। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो जब मैं पूछता हूँ कैसे हैं आप लोग, तो आपका ये काम है सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन में आकर के अपने बारे में कुछ बताइए कि आप सचमुच में कैसा फ़ील कर रहे हैं आज। मैं रोज़ वीडियोस बनाता हूँ, आप लोग रोज़ वीडियोस देखते हैं, लेकिन आपका स्टेट ऑफ माइंड रोज़ अलग अलग होता है। तो आप कुछ न कुछ लिखा करिए, खाली बैठ करके देखने के बजाय कुछ ऐड किया करिए। तो आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ वो है हाउ मेनी आवर्स डू यू मेडिटेट डेली। एक सब्सक्राइबर ने ये पूछा है, उनका नाम भी मैं ले लेता हूँ। तो भास्कर कंवर जी ने पूछा है हाउ मेनी आवर्स डू यू मेडिटेट। ये क्वेश्चन जितना सिंपल दिखता है उतना सिंपल नहीं है, क्योंकि 2003 ऑलमोस्ट 22 साल पहले मैं मेडिटेशन किया करता था घंटों के हिसाब से, और मैं उसको कैलकुलेट भी किया करता था। अब मैं नहीं करता हूँ। तो इस क्वेश्चन को मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। आप चाहें तो इसका नोट्स बना सकते हैं। सबसे पहला पार्ट होगा अंडरस्टैंडिंग मेडिटेशन, दूसरा पार्ट होगा मिसकॉन्सेप्शन एंड प्रैक्टिस, तीसरा पार्ट होगा रिजल्ट्स एंड वार्निंग, और चौथा पार्ट होगा द ट्रांसफॉर्मेशन। ये 4 पार्ट्स को अलग अलग तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरी अपनी लाइफ की स्पिरिचुअल जर्नी में इस चीज़ को समझने में तकरीबन 12 साल लग गए। तो अभी भी मेरे साथ जिन्होंने ये जर्नी स्टार्ट की थी उसमें से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको 30 साल से भी ऊपर लग गए, लेकिन ये चीज़ समझ में नहीं आया है। क्योंकि अगर कोई चीज़ आप गलत कर रहे हैं और करते रहेंगे तो बाहर की दुनिया में तो पता चल जाएगा फटाक से। अगर आप गाड़ी चला के गलत रास्ते पर हैं और आप वहाँ नहीं पहुँच रहे हैं जहाँ पहुँचना चाहते हैं, या आप गलत तरीके से कोई खाना बना रहे हैं, तो उसके स्वाद से मालूम पड़ जाएगा कि आपने गलत खाना बनाया है। लेकिन मेडिटेशन एक अंदर की चीज़ है, मन के अंदर की चीज़ है, और इसमें आप चाहें तो सालों साल तक, जन्मों जन्म तक गोल गोल घूम सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ मेडिटेशन एंड हाउ मेनी आवर्स डू यू मेडिटेट के थ्रू ये समझने की कोशिश कि क्या होता है मेडिटेशन और कैसे करना चाहिए, और अल्टीमेटली मेडिटेशन का रिज़ल्ट क्या होता है। तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग मेडिटेशन। इसमें हम लोग 2 सवाल लेंगे, व्हाट इज़ मेडिटेशन एंड व्हाट मेडिटेशन इज़ नॉट। क्या है मेडिटेशन? नहीं, पहले हम लोग कवर करते हैं मेडिटेशन क्या नहीं है। कोई भी एक्टिविटी जो आप कर सकते हैं वो मेडिटेशन नहीं है, वो ध्यान नहीं है। एक सिंपल डेफिनेशन है, अगर आप बैठ करके आंख बंद करके अपनी सांस पर ध्यान देते हैं तो वो सांस पर ध्यान देना है, मेडिटेशन नहीं है। अगर आप मंदिर में बैठ के कोई प्रार्थना करते हैं, कोई पूजा करते हैं, कोई नाम जप करते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, कॉन्शियसली करते हैं, अनकॉन्शियसली करते हैं, वो मेडिटेशन नहीं है। तो कोई भी एक्टिविटी मेडिटेशन नहीं है। दूसरी चीज़, अब क्या है मेडिटेशन? मेडिटेशन एक स्टेट है। हमारी बॉडी में 2 तरीके से चीज़ें होती हैं या की जाती हैं। कुछ चीज़ें तो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, तो हमारा शरीर उसको 24 घंटे अपने आप होने देता है। हमारी हार्ट बीट है, हमारी सांस है, या खाना खाने के बाद जब गले के नीचे से हमारा खाना जाता है उसके बाद से खाना पचना वो अपने आप होता है। ऐसे ही ढेर सारी बहुत इम्पॉर्टेंट, कहना चाहिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें अपने आप होती हैं। उसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं जो हम खुद करते हैं। मैं अपना हाथ हिला रहा हूँ, मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, मैं कहीं जा रहा हूँ, मैं किसी को सुन रहा हूँ। सुनने में दोनों चीज़ें होती हैं। मैं कुछ देख करके किसी चीज़ पर फोकस कर रहा हूँ। कोई भी चीज़ जो मैं कर सकता हूँ तो वो है वॉलंटरी एक्शन। मेडिटेशन वॉलंटरी एक्शंस में नहीं आता है। मेडिटेशन एक स्टेट है। जैसे आपके दिल की धड़कन 24 घंटे हो रही है, ऐसे ही आपके अंदर में अगर कभी मेडिटेशन होता है तो अपने आप होता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी आपके मन में ये ख्याल आए कि मैं कितने घंटे मेडिटेशन कर रहा हूँ, तो आप कुछ और कर रहे हैं, लेकिन आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मेडिटेशन एक स्टेट है। आप खुश हैं किसी तरह की मेडिटेशन करते हुए तो अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको उससे फ़ायदा मिलता है तो ये और अच्छी बात है। मुझे भी बहुत सालों तक फ़ायदा मिला है। लेकिन ये सवाल ज़रूर पूछिएगा कि क्यों आपको कैलकुलेटेड मेडिटेशन अवॉइड करना चाहिए। ये मैंने तकरीबन 1997 से लेकर के 2003 तक इसको किया है। 6 साल किया है। जो गुरु मुझे मिले थे वो यही कराते थे
कि सुबह 1 घंटा मेडिटेशन करना है, शाम को 1 घंटा मेडिटेशन करना है, खाना खाने से पहले करना है, खाना खाने के बाद ये करना है। ढेर सारा उसमें तामझाम था जो मैंने ऑलमोस्ट 6 साल किया, लेकिन उसका नुकसान हुआ। लेकिन इस नुकसान को मैं पकड़ नहीं पाता अगर मैंने इस सवाल को पूछा नहीं होता कि क्या मैं सचमुच में ग्रो कर रहा हूँ। आते हैं सेकंड पार्ट में, मिसकॉन्सेप्शंस एंड प्रैक्टिसेस। इसमें 2 सवाल मैं चाहूँगा आप सोचें, मतलब मैं आपको दूंगा, आप इसके ऊपर सोचिएगा। वाई शुड वी अवॉइड कैलकुलेटेड मेडिटेशन? और दूसरा, मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ, वाई आई स्टॉप्ड काउंटिंग मेडिटेशन आवर्स। मैं बचपन से ही बहुत कैलकुलेटेड इंसान था, मतलब इस हिसाब से कि अगर कोई मुझे खाना दे रहा है, मम्मी अगर मुझे पराठा दे रही हैं, तो मेरे बगल में मेरे भाई के पराठे में अगर ज़्यादा मक्खन है तो मुझे लगता था कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, उसको क्यों दे रही हैं, क्या उसको ज़्यादा प्यार करती है, मुझको कम प्यार करती हैं। हालांकि ये गलत था, लेकिन मुझे लगता है ये नेचुरल था। हमारा माइंड नेचुरली हर सेकंड हर चीज़ को कैलकुलेट करता है, तभी वो सर्वाइव कर पाता है। ये बात अलग है कि मैं अपने भाई को हेल्प करना चाहता हूँ, मैं उसको अपना पराठा खिलाना चाहता हूँ, अलग है। लेकिन हमारा सबका माइंड, मुझे लगता है 90% लोगों का माइंड कैलकुलेटिव होता है, क्योंकि इसी के ज़रिए वो सर्वाइव कर पाता है। तो जब मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया तो मैं अपने एक फ्रेंड के साथ में गुरुजी के यहाँ गया था। 2 दिन का प्रोग्राम था, उसको मैंने अटेंड किया और जो कुछ भी उन्होंने बताया था उसको हम लोगों ने कोशिश की कि जैसे उन्होंने बताया वैसे ही करने की कोशिश करें। उन्होंने 7 चक्रों के बारे में बताया, हर चक्र का एक मंत्र बताया, पोजीशन बताया कि कैसे बैठना है, किस डायरेक्शन में बैठना है, गुरुजी की फ़ोटो कहाँ रखनी है, वगैरह वगैरह। और जितना देर तक और जितने बार उन्होंने कहा था कि इस मंत्र जप को करना है, वो हम दोनों ने किया। तो कुछ सालों बाद मेरे फ्रेंड ने बताना शुरू किया कि उसको ढेर सारे अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं। मुझे लगा यार वो बहुत ही किस्मत वाला है। मुझे नहीं आ रहे थे, मतलब एक्सपीरियंसेस तो आ रहे थे, लेकिन मुझे लगता है वो ज़्यादातर हेलुसिनेशंस थे, मेरे मन की गणना थी। तो हम लोग बड़े खुशी खुशी आपस में शेयर किया करते थे, तूने ये एक्सपीरियंस किया, मैंने एक्सपीरियंस किया। लेकिन एक चीज़ मैंने और नोटिस की, मेरी लाइफ की स्ट्रगल्स रोज़ बढ़ती जा रही थी। मेरे नंबर क्लास में कम होते जा रहे थे, मेरा रिलेशनशिप मेरे फ्रेंड्स के साथ में ख़राब होते जा रहा था, और इन जनरल मुझे लग रहा था जैसे मैं पहले था उससे मेरी कंडीशन ख़राब हो गई है, मतलब मैं कम बुद्धिमान हो गया हूँ। पहले मैं गहरा सोच पाता था, उम्र बढ़ रही थी लेकिन थॉट प्रोसेस और लिमिटेड हो रही थी। इसका मुझे आंसर बहुत टाइम बाद मिला, मैंने खोजना शुरू किया तब मिला। कोई गेस कर सकते हैं इसका आंसर क्या है? कि जब आप कैलकुलेटेड मेडिटेशन करते हैं, मतलब 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा या इतने नंबर ऑफ़ जप करते हैं, तो उससे क्या असर होता है? आपके ब्रेन की बारीक सोचने की एबिलिटी, जिसको क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं, किसी भी चीज़ में और गहरे से जाकर सोच पाने की एबिलिटी कम हो जाती है। क्योंकि जब आप अपने आप को फ़ोर्स करते हैं, मतलब जानबूझ के नहीं करते हैं, आपके अंदर में एक इंस्पिरेशन आ गया है, किसी की बात को सुन कर के आपको समझ में आ गया कि मुझे आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए ये जप करना चाहिए या ऐसे बैठ कर के मेडिटेशन करना चाहिए, तो माइंड के लिए आप एक अननेचुरल चीज़ करा रहे हैं। तो ऐसा है जैसे कि आप अपने हाथ को दीवार पे मार रहे हैं ताकि आपका हाथ मजबूत हो। करते भी हैं, बहुत से मार्शल आर्ट्स के जो फाइटर्स होते हैं वो अपने हाथ को ऐसे मार मार के मजबूत करने की कोशिश करते हैं। मेरा खुद का एक फ्रेंड था, ब्लैक बेल्ट था, उसका भी हाथ ऐसे ही सख्त हो गया था। तो शरीर के लिए तो ठीक है कि वो हाथ मजबूत होता है, लेकिन मन को मजबूत नहीं करना होता। मन को बनाना होता है सेंसिटिव, सुपर सेंसिटिव। वो मेरा माइंड नहीं कर पा रहा था। इनफैक्ट मैं देख रहा था मेरे दोस्त के अंदर में भी वो चीज़ नहीं हो रही थी कि माइंड समझदार हो और गहरा हो, क्योंकि स्पिरिचुअल यात्रा में मेडिटेशन एक टूल की तरह है। इसके ज़रिए आप कुछ पाना चाहते हैं, वो क्या पाना चाहते हैं अभी मैं शेयर करूँगा। तो जब तक आप ये सवाल नहीं पूछेंगे कि मेरे अंदर में कैसा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं देख रहा था मैं चिड़चिड़ा हो रहा था। मतलब दिखाने के लिए तो मैं एक अच्छा आदमी था। अगर कोई स्पिरिचुअल आदमी मुझे मिल जाए जो मेरे ग्रुप का है, जो गुरुजी के साथ, गुरुजी के पास जाते थे हम सब के सब साथ में, उनके साथ तो हम अच्छे थे। लेकिन मैं घर पे आकर के अपनी मम्मी और पापा के साथ में, अपने बहन के साथ में, अपने भाई के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में मैं चिड़चिड़ा होने लगा था। कहीं न कहीं मेरे अंदर में एक ये भाव डेवलप होना शुरू हो गया कि मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं सही रास्ते पे हूँ, ये लोग गलत रास्ते पे हैं। तो मैंने देखना शुरू किया कि मेरे अंदर में एक ख़ास चीज़ पनप रही थी, मजबूत हो रही थी। वो पहले से थी, लेकिन ये जजमेंट की वजह से बढ़ रही थी, और वो था मेरा ईगो का स्ट्रक्चर और ज़्यादा शार्प हो रहा था। ये बड़ी नई चीज़ थी मेरे लिए, क्योंकि
पहले मैं अपने माता-पिता को अगर कोई अपशब्द कहता था, कुछ ऐसी-वैसी बात कहता था उनके डाँटने पर, या मेरे मन में जो थॉट्स आते थे, वो माइल्डर थे, सॉफ्ट थे। गुस्सा आता था कि क्यों कर रहे हैं ऐसा? लेकिन उसके बाद में थॉट्स और ज़्यादा तीखे हो गए। उनके लिए ऐसे-ऐसे शब्द आना शुरू हो गए, मेरे आस-पास के लोगों के लिए, ऐसे जजमेंट आना शुरू हो गए, जो मेरे लिए अजीब था और नया था। बाद में मुझे समझ में आया, ये हमारे ईगो का पार्ट है। ये मेरे लिए बहुत ख़राब चीज़ थी और बहुत अच्छी चीज़ थी, क्योंकि उसके पहले मैं कभी अपने आप को, अपने ईगो को, जिसको कहना चाहिए ईगो कहते हैं इसको, इसके पहले कभी मैंने इस तरह से पकड़ा नहीं था। ऐसे समझिए जैसे कि आपके घर में एक चोर हो, चोर नहीं कहेंगे, चूहा हो, और वो आपके सामान को नुकसान कर रहा हो, आपकी किताबें फाड़ रहा हो, आपके कपड़े फाड़ रहा हो, आपका खाना चुरा के खा रहा हो, और आपको पता ही नहीं कौन कर रहा है, और आप सोच रहे हैं कि मतलब आप कंफ्यूज्ड हैं। लेकिन उसके बाद अचानक से आपने देख लिया उस चोर को, तो अभी चोर पकड़ में नहीं आया लेकिन आपको मालूम पड़ गया। ऐसे ही मुझे अपने अपने ईगो के बारे में पता चला कि मेरे ही अंदर में एक चोर है और मुझे उसको पकड़ना होगा, मुझे उसको समझना होगा। ये बहुत ही पावरफुल चीज़ थी। ये अपने अंदर के इस चोर को पकड़ने के लिए जो पावर चाहिए, पावर नहीं कहना चाहिए, जो सटलनेस चाहिए, जो सूक्ष्मता चाहिए, वो आती है डीप स्टेट से, ना कि फोर्स्ड मेडिटेशन से। ये मुझे पता नहीं था उस टाइम पर, इसलिए मैं तब भी कंटिन्यूअसली मेडिटेशन करने की कोशिश करता था। मेरे पेरेंट्स को भी नहीं पता है। मैं अपनी पढ़ाई छोड़ करके, अपने इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़ करके, अगर कुछ काम दे रहा है कोई, तो मैं उस काम को सेकंड तवज्जो देता था। पहले मुझे अपना नाम जप करना है, क्योंकि मेरे गुरुजी ने मुझे ये चीज़ कहा है। देखने में लगता था कि मैं बहुत ही शांत हो रहा हूँ, लेकिन मैं देख रहा था मेरा माइंड धीरे-धीरे डल हो रहा है। और यही सबसे बड़ा ख़तरा होता है अगर आप कैलकुलेटेड मेडिटेशन करते हैं। एक तरफ आपका माइंड डल होते जाता है और दूसरी तरफ आपका ईगो, क्योंकि माइंड या जो हमारे अंदर में एक ऑब्ज़र्व करने की जो ताकत होती है, जब वो कमज़ोर हो जाती है तो आपके अंदर का ईगो मजबूत होना शुरू हो जाता है और शार्प हो जाता है और तीखा हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों, रिजल्ट्स एंड वार्निंग्स। ये मुझे ऑलरेडी मिलना शुरू हो गया था, रिजल्ट्स एंड वार्निंग्स। लेकिन 2003 में एकदम ऐसा लगा जैसे मेरे आँख के सामने से किसी ने पर्दा हटा दिया। मेरी लाइफ की वो सबसे इम्पॉर्टेंट दिन कह लीजिए या वो साल कह लीजिए, बट उस दिन के बाद से सब चीज़ें बदल गई। मैंने हमेशा हमेशा के लिए, जिसको आप कह रहे हैं ना कितने घंटे तक मेडिटेशन करते हैं आप, इसको हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। उसके पहले मैं एवरेज 2 से 3 घंटे रोज़ मेडिटेशन किया करता था, लेकिन उसके बाद सब बंद हो गया हमेशा के लिए, क्योंकि रिज़ल्ट्स एंड वार्निंग मुझे उस दिन समझ में आया। देखिए, अगर आप सही तरीके से मेडिटेशन कर रहे हैं तो आपके अंदर में क्लैरिटी, कंपैशन और पीस डेवलप होता है, और गलत तरीके से कर रहे हैं तो आपको एस्केपिज़म, ईगो और सप्रेशन आता है। और लास्टली, अंदर में जो भी भाव है, जो भी पेन है, जो भी कन्फ्यूजन है, चूँकि ईगो समझने का सेंटर नहीं है। हमारे अंदर में जो ईगो की स्टेट है वो केवल एक्सप्रेस करती है, चीखती है, चिल्लाती है। तो वो चाहती है कि लोग मुझे देखें, लेकिन वो समझ नहीं सकती। तो आप धीमे धीमे सप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। मैं इसको रोज़ अपनी लाइफ में देखता हूँ। कुछ साल पहले मेरे पास एक बच्चा आया था, मतलब फ़ोन पे मेरी बात हुई थी उससे। उसने ज़ेनोगा स्टार्ट किया था, लेकिन उसके बाद कुछ महीने बाद छोड़ दिया। फिर वो बहुत सीवियर डिप्रेशन में चला गया, क्योंकि वो चाहता था बहुत जल्दी, जिसको हम लोग कहते हैं ना ज़ेनोगा में क्रिटिकल सर्टेन स्टेज, वो पा जाए। स्पिरिचुअल रास्ते पे ना चीज़ें होती हैं, अपनी स्पीड से होती हैं, जल्दी भी होती हैं, लेकिन आप उसको उस तरह से अप्रोच नहीं कर सकते जिस तरह से आप फिज़िकल वर्ल्ड की चीज़ें कर रहे हैं। आप अगर साइकिल चला रहे हैं या कार चला रहे हैं तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं कहीं पहुंचने के लिए। आप होमवर्क कर रहे हैं तो अपनी लिखने की स्पीड बढ़ा सकते हैं। आप किसी भी चीज़ की स्पीड बढ़ा सकते हैं फिज़िकल वर्ल्ड में। लेकिन समझने की दुनिया में ये बहुत ही ऐसी चीज़ है जहाँ चीज़ें उभर के आती हैं। जितना आप अंदर के स्पेस को बढ़ने देते हैं, उतना चीज़ें आपको उभर के आती हैं, दिखती हैं। मुझे याद है वो रात जब मैंने अपने स्पिरिचुअल मास्टर से मुलाकात हुई थी, मतलब सपने में हुई थी। मैं उसको मॉलिक्यूलर वर्ल्ड बोलता हूँ अब। उसके बाद मुझे कभी भी ये मेडिटेशन करने का ही मन नहीं हुआ। पता है क्यों? क्योंकि उसके बाद 24 घंटे मेडिटेशन चल रहा है। 2003 से लेकर के अभी तक 2025 हो चुका है।
एक भी दिन ऐसा नहीं है, एक भी सेकंड ऐसा नहीं है कि मैं मेडिटेशन में नहीं हूँ। यहाँ तक कि जब मैं गहरी नींद में होता हूँ तब भी मेडिटेशन चलता रहता है। कैसे पता चलता है? क्योंकि मेडिटेशन के दौरान आप चीज़ों को और गहरा समझते हैं। एक चीज़ होती है विवेक या डिस्क्रिशन, इसमें आप सही को गलत से अलग कर पाते हैं। लोग समझाते रहते हैं हम लोगों को कि ये सही है, गलत है। हम भी चाहते हैं कि गलत ना करें, सही की तरफ हमेशा जाएं, अच्छाई की तरफ जाएं। स्कूल में मॉरल्स पढ़ाया जाता है, वैल्यूज़ सिखाए जाते हैं, लेकिन फिर भी गलत होता रहता है क्योंकि बहुत गहरे में हमारा ब्रेन और हमारा माइंड कंफ्यूज्ड है। और जितना ही वो कोई भी ऐसी प्रैक्टिस करता है जो इन्फोर्स्ड है, वो कन्फ्यूजन को बढ़ाता है। उस दिन के बाद से मेरा कनेक्शन इस फिज़िकल वर्ल्ड से ख़त्म हो गया। जब सचमुच का मेडिटेशन चालू होता है तो आप इस दुनिया से डिटैच्ड हो जाते हैं, लेकिन एक अलग तरीके से अटैच्ड भी हो जाते हैं क्योंकि आपके अंदर में समझ गहरी होती है तो आप लोगों को हेल्प कर सकते हैं। और अगर आपके सामने कोई नया टॉपिक आता है, कोई नया कन्फ्यूजन आता है, तो उसको अपने माइंड के लाइट से समझने की कोशिश भी कर सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके पहले तक ऐसा था मेरी लाइफ में कि मैं विचारों के ज़रिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली विचार भी ऐसे नहीं थे कि मासूम विचार हों, इमोशनल विचार हुआ करते थे। उसके ज़रिए मैं पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब जब कोई चीज़ समझने की कोशिश कर, कोई चीज़ समझ रहा हूँ, ग्रास्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो इमोशन से पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये मुझे चाहिए, ये अच्छा होगा तो मुझे चाहिए। लेकिन उसके बाद से मुझे कुछ नहीं चाहिए था। और मज़े की बात यह है कि सब कुछ मिलना शुरू हो गया उसके बाद। ये कमाल है, जब आप सचमुच का मेडिटेशन समझ पाते हैं और जी पाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ करना नहीं होता। जब आप मेडिटेशन को जी पाते हैं 24 घंटे, तो आपका होता है प्रत्याहार। पतंजलि योग सूत्र में 8 स्टेप्स बताए गए हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। प्रत्याहार मतलब आप धीमे धीमे जो भी चीज़ें नॉन रियल हैं, टाइम बाउंड हैं, मतलब जो ख़त्म होने वाली हैं, जो भी चीज़ें गलत हैं, गलत मतलब वो जो टेम्पररी हैं, या जो भी सिद्धांत के हिसाब से, जिसको भगवान कृष्ण धर्म कहते हैं, नियम कहते हैं, उसको मैं लॉज ऑफ स्पिरिचुअलिटी कहता हूँ, उसके हिसाब से नहीं है, वो चीज़ें आपको कभी भी परेशान नहीं करती हैं, वो दूर चली जाती हैं, डिज़ॉल्व हो जाती हैं। उसके बाद एक कमाल की चीज़ होती है, उसके बाद आपकी लाइफ में चेंज नहीं होता, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आप हमेशा हमेशा के लिए बदल जाते हैं। कहना चाहिए आपका स्वभाव हमेशा हमेशा के लिए बदल जाता है। यही होता है जब पारस पत्थर आपको छूता है, लोहा सोना बन जाता है, पानी भाप बन जाता है, एक इंसान भगवान बन जाता है, एक पत्थर मूर्ति बन जाती है, आपकी लाइफ में मीनिंग आ जाता है। अगर आप सही मेडिटेशन को समझ सके, पहले समझ सके, तो वो 24 घंटे का आपकी लाइफ का हिस्सा हो जाता है। वो 2-4 घंटे का काम नहीं होता, क्योंकि आप कितना भी एक्टिवली मेडिटेशन करने की कोशिश करेंगे, लेट्स से आपने दिन भर में 6 घंटे मेडिटेशन कर लिया, 6 घंटे आप ध्यान कर रहे हैं, आपने 50,000 जप कर लिए, 1 लाख जप कर लिया रोज़, 24 घंटे में से 6 घंटे चला गया तो बचा 18 घंटे। 18 घंटे तो आप बेहोशी में जिएंगे, कन्फ्यूजन में जिएंगे, और 6 घंटे में जो भी आपने अपने अंदर में सफाई की है, वो सब फिर से वापस गंदगी इकट्ठी हो जाएगी। क्योंकि जैसे जैसे आप अपने माइंड के साथ काम करते हैं, वैसे वैसे आपका माइंड और ज़्यादा सेंसिटिव होता जाता है। लेकिन जब आप यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब साइकोलॉजिकल स्टेट्स हैं, मैं फिर से कहूँगा। इसलिए मैं जब आपको ज़ेनोगा पढ़ाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि ज़ेनोगा माइंड का योग है, ना कि बॉडी का योग। हाँ, बॉडी के ज़रिए हम माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो है मेंटल प्रोसेस। एक बार आप इस ध्यान को समझते हैं तो 24 घंटे आपका ध्यान होना शुरू हो जाता है। और 24 घंटे ध्यान का मतलब है कि आपकी लाइफ का ट्रैजेक्टरी बदलता है। जब आपका स्वभाव बदलता है तो आपके दोस्त बदलते हैं, आपका परिवार बदलता है, आपकी हैबिट्स बदलती हैं। आजकल मेरा ज़्यादातर समय बीतता है समझने में, किताबें पढ़ने में, पढ़ाने में, लोगों से मिल कर के उनको हेल्प करने में। इसके पहले क्या था मैं जानता भी नहीं हूँ, वो मैं था भी नहीं। वो सारे लोग जो मेरे पहले दुश्मन हुआ करते थे, अब मेरे लिए वो एक सफ़रिंग पीपल हो गए हैं कि वो बेचारे परेशान हैं।
अगर कोई हेल्प मांगता है तो मैं उनको हेल्प भी कर सकता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन ये होता है कि आपका रिश्ता इस दुनिया से जो कि सफ़रिंग से भरा है, पेन से भरा है, वो ख़त्म हो जाता है। अभी रिसेंटली मेरे चाचा जी की डेथ हुई है, वो फिर आएंगे वापस, और बड़ी खुशी की बात होगी हमारे सारे परिवार के लिए, चाची के लिए, उनकी बेटियों के लिए, हम सब के लिए, कि वो वापस आएंगे। अच्छे इंसान थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे सिंगर थे, जॉब करते थे, 3 बेटियों की ज़िम्मेदारी बहुत अच्छे से उन्होंने निभाई है। तो वापस आएंगे। कहाँ आएंगे? इस दुनिया में जो सफ़रिंग का बना हुआ है, और फिर जाएंगे। मतलब हम सब उन्हीं की तरह हैं, आएंगे और जाएंगे, इस दुनिया को एंजॉय करेंगे, अटैचमेंट्स बनाएंगे, दुख बनाएंगे, फिर वापस जाएंगे। लेकिन जो आदमी ध्यान को जीना शुरू कर देता है, 24 घंटे के ध्यान को, इसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ अवेयरनेस। इसके ऊपर मैं और डिटेल बात करूँगा फ्यूचर की वीडियोज़ में। जब आपके अंदर में प्रोसेस ऑफ अवेयरनेस 24 घंटे का चलता है, तो धीरे धीरे आपका रिश्ता फिज़िकल वर्ल्ड से ख़त्म हो जाता है और आप हल्के हो जाते हैं, आप एक डिवाइन बीइंग हो जाते हैं। आपका जन्म और मरण के प्रोसेस से हमेशा हमेशा के लिए आज़ादी हो जाती है। इसलिए पुराने ऋषि मुनियों ने कहा है कि ये धरती मृत्यु लोक है, एक तरह का जेल है जहाँ पर आप आते हैं और फंस जाते हैं कई जन्मों के लिए। लेकिन जो आदमी ध्यान समझ जाता है, वो कभी भी इस जेल में नहीं आता है। अगर कभी आता भी है तो जेलर की तरह आता है, अवतार की तरह आता है, लोगों को हेल्प करने के लिए, गाइड करने के लिए। मतलब नॉर्मल जेलर्स की तरह ही, बहुत कंपैशनेट गाइड की तरह आता है, गुरु की तरह आता है। फिर ऐसे इंसान की लोग पूजा करते हैं, लेकिन वो जानता है कि वो क्यों है यहाँ, वो सबको फ्री करने के लिए आया है। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप जैसे भी मेडिटेशन करते हैं करते रहिए, लेकिन अपने आप को समझने की कोशिश करिए, ख़ास तौर से अपने अंदर की ईगो के स्ट्रक्चर को, क्योंकि वो बहुत मुश्किल है, आपका ही पार्ट है। आज इतने सालों के बाद डॉक्टर्स कैंसर को नहीं समझ पा रहे हैं, अभी तक कैंसर को समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप अपने माइंड को समझ सकते हैं, अपने ईगो को कैंसर बनने से रोक सकते हैं। अवेयरनेस के ज़रिए अपने आप को परखिए और हर रोज़ 24 घंटे अवेयरनेस में रहिए। इसी चीज़ का विज्ञान है ज़ेनो का, जो हम लोग dkbrains.com पे आपको सिखाते हैं। बल्कि मैंने तो एक मुहैया शुरू किया है, एक मिशन है मेरा, कि मुझे 100 मिलियन ज़ेनोगीज़ इस धरती पर बनाना है, चाहे उसके लिए 1 जन्म लगे, चाहे 100 जन्म लगे। ये होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि धरती को भी चाहिए ऐसे लोग जो उसको उद्धार कर सकें। नहीं तो आज हमारे पास क्या है? हमने बॉम्ब्स बनाए हैं और अब AI बनाया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पहले से हमारा माइंड ही आर्टिफिशियल था, अब एक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना दिया जो उससे भी आर्टिफिशियल है, और फिर यही माइंड उसको ट्रेन करता है, पोल्यूट करता है। तो दोस्तों, मेडिटेशन ज़बरदस्ती मत करिए, गिनिए मत, जो कुछ भी करिए उसको छोड़ दीजिए और अपने दिन को देखिए, अपने हैबिट्स को देखिए, खुद को समझने की कोशिश करिए। दोस्तों, इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी समझ में आया हो, कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या समझ में आया और आपकी क्या समझ है मेडिटेशन के बारे में। आप कितना घंटे मेडिटेशन करते हैं, मैं जानना चाहता हूँ। मेडिटेशन कभी भी आपको आलसी नहीं बनाता। अब धीमे धीमे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद दुनिया 2 पार्ट में डिवाइड होने वाली है, गरीब और अमीर, और मिडिल क्लास ख़त्म होने वाला है। तो अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये वाला वीडियो देखिएगा और dkbrains.com को जाके चेकआउट करिएगा। वहाँ पर ज़ेनो का बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स दोनों अवेलेबल है। फ्री में ट्रायल अवेलेबल है, उसके बाद ग्रो और लर्न में आप पूरी सीरीज़ देख सकते हैं।